ये चाहे वफात था। इस कुएं में गिराए जाने वाला कभी जिंदा नहीं बचता था, वफात पा जाता था। राकल तानिया को कुएं में फेंकवाने के बाद पत्थरनुमा चट्टान पर खड़ा बेतहाशा कहकहे लगाए जा रहा था और उसके कहकहे किसी तरह रुकने में नहीं आ रहे थे। फिर अचानक ही राकल की समाज से गुरगुराहट की आवाज टकराई और यह आवाज नजदीक ही थी। राकल के कहकहे एकदम सर्द पड़ गए। वो अभी तक एक टांग पर खड़ा था। उसने घबराकर अपना असाब बगल में ले लिया और पीछे घूमकर देखा तो पस मंजर यकसर बदला हुआ था। वो खून शाम भेड़िए थे, बड़े जिस्म और तादाद में बहुत ज्यादा। उन्होंने अपनी सुर्ख लपलपाती जुबानों और नुकीले दांतों से उन 6 सवारों को आनन फानन ढेर कर डाला जो राकल के साथ आए थे। ये सब इस कदर तेजी से और अचानक हुआ था कि वो मुसल्ला सवार अपने हथियार भी सीधे न कर पाए। बस यूं महसूस होता था कि भेड़िए हवा का पर्दा चाक करके अचानक कहीं से नमदार हो गए हों। सवारों को खत्म करने के बाद भेड़ियों ने घोड़ों और ऊँटनियों पर भी हमला कर दिया। सवारों पर हमले के दौरान घोड़े और ऊँटनियां पहले ही चौकन्ना होकर भाग निकले थे। फिर भी भागते भागते घोड़ों में से खूनख्वार भेड़ियों ने 2 घोड़े गिरा लिए और आनन फानन उन दोनों को उधेड़ कर रख दिया। जो बच गए वो फरार होने में कामयाब हो गए। अब राकल तन्हा रह गया। उस ऊंचे और बड़े पत्थर पर असा को बैसाखी बनाए उन जसीम खूनख्वार भेड़ियों को देख रहा था। उसने अभी तानियों को चाहे वफात में फेंकवा दिया था। उसे क्या खबर थी कि दूसरों को मौत से हमकिनार करने वाले खुद भी मौत के दाम में आ सकते हैं। ये भेड़िए 10-15 न थे, सैकड़ों की तादाद में थे और उन भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अब कोई लम्हा जाता था कि वो उस पर छलांग लगाकर जमीन बोस करने वाले थे उसे। राकल ने तब अपना असाब बगल से निकाला और हाथ में पकड़कर बुलंद किया। साथ ही वो कुछ अजीब सी लफ्ज बोलता जा रहा था। राकल की इस हरकत पर वह तमाम भेड़िए एक लम्हे के लिए कदम पीछे हटकर साकत हो गए और राकल का बगौर जायजा ले रहे थे। फिर राकल के असा से एक फड़फड़ाता हुआ उल्लू निकला। उसके बाद एक उल्लू निकलते चले गए। आसमान उड़ते हुए उल्लुओं से भर गया। फिर राकल की आवाज पर उल्लुओं ने भेड़ियों पर हमला कर दिया, लेकिन ये हमला कामयाब न हो सका। उल्लू जैसे भेड़ियों पर हमला करने के लिए नीचे आते, ये भेड़िए उछलकर उनके पर अपने जबड़ों में दबोच लेते और उन्हें चबाकर उड़ने से मफलूज कर देते। जमीन पर गिरते ही दूसरे भेड़िए उन्हें चीर फाड़ कर मौत से हमकिनार कर देते। राकल अपनी फौज का यह हशर देखकर कपकपा उठा। अब आसमान पर एक भी उल्लू न था। सब जमीन पर मुड़े तुड़े और उधड़े हुए पड़े थे और वो खून शाम भेड़िए फिर उस पत्थर को अपने घेरे में ले रहे थे जिस पर राकल खड़ा था। वो भेड़िए अपनी चमकती आंखों, लपलपाती जुबानों और खुले दहशतनाक जबड़ों से बड़ी दिलचस्पी से राकल को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, हाँ भाई, अगर तेरे पास अपने दिफा में इस्तेमाल करने के लिए कोई और हरबा हो तो जल्दी से आजमा डाल, हमारे पास वक्त कम है। राकल के पास अब करने को कुछ न था। वो बहुत मायूसी से उन भेड़ियों को देख रहा था। वो जानता था कि कुछ ही लम्हों बाद ये भेड़िए उस पर छलांग लगाएंगे और चीर फाड़ कर बराबर कर देंगे। राकल की तवक्को के मुताबिक भेड़ियों ने दूसरे लम्हे उस पर जस्त लगाई। वो पत्थर से लुढ़कता हुआ जमीन पर आ रहा। भेड़ियों ने उसे भंबोड़ा नहीं। चंद भेड़ियों ने मिलकर उसके हाथ पांव अपने जबड़ों में दबाए और घसीटते हुए उसे आगे ले गए। उसका बाजू तो पहले ही जख्मी था। तानिया ने वेग मारकर उसे जख्मी किया था। अब उन भेड़ियों के दांतों की गिरफ्त उसकी जान निकाले दे रही थी। भेड़िए उसकी इस तकलीफ से बेनियाज आगे बढ़ते जा रहे थे। राकल एक भारी भरकम शख्स था। जब भेड़ियों से घसीटते हुए थक जाते तो ताज़ातम भेड़िए उनकी जगह लेते और राकल को घसीटने लगते। राकल अब तकलीफ के बायस बेहोश हो चुका था। भेड़ियों को इस बात की परवाह न थी कि राकल किस हाल में है, होश में है या होश गंवा बैठा है। वो सिधाए हुए कुत्तों की तरह अपना सफर जारी रखे हुए थे। राकल को घसीटने वाले भेड़िए जब थक जाते तो उनकी जगह दूसरे भेड़िए ले लेते। वो भेड़िए बगैर रुके पूरी रात सफर करते रहे। अब सुबह के आसार नुमाया होने लगे। सुर्ख किनारा उफक से उभरता हुआ नजर आ रहा था। रोशनी फैलती जा रही और वो भेड़िए राकल को रेत पर घसीटते हुए लिए जा रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो भेड़िए एक जगह ठहर गए। यूं लगा जैसे किसी ने उन्हें रोकने का इशारा किया हो। वो राकल को छोड़कर एक दूसरे से मिलकर खड़े हो गए और जोर जोर से हाँफने लगे। राकल औंधे मुंह रेत पर पड़ा था। उसका जिस्म जगह जगह से जख्मी था। भेड़िए अब उससे बेनियाज हो चुके थे, जैसे उन्होंने राकल को हिदायत के मुताबिक मंजिल पर पहुंचा दिया हो। वो सारे के सारे भेड़िए अब उल्लू पर नजर जमाए हुए थे जो सामने झोंपड़ी की छत पर बैठा था। उन भेड़ियों को देखते ही बेचैन हो गया था। यकायक उसने उड़ने के लिए पर तोले। उल्लू के उड़ते ही आगे खड़े चंद भेड़िए एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही उस उल्लू ने उन पर हमला करने के लिए नीची परवाज की, उसी वक्त 2 भेड़ियों ने उछलकर उसके परों को अपने जबड़ों में दबोच लिया। फिर जैसे ही वो दोनों भेड़िए रेत पर गिरे, उनके गिरते ही दूसरे भेड़ियों ने उस उल्लू को नोच डाला। फिर 4 भेड़िए अपने गोल में से निकले और उन्होंने झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ रुख किया, जहां एक सांप कुंडली मारे और फन फैलाए उन भेड़ियों को अपनी तरफ आता देख रहा था।
वो चारों भेड़िए उस सांप के नजदीक पहुंचकर एक दूसरे से दूर हो गए। सांप को चारों भेड़ियों पर बैक वक्त नजर रखना मुश्किल हो गया। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। उसने घबराकर सामने वाली भेड़िए पर हमला कर दिया। अभी वो सांप आगे बढ़कर उस भेड़िए को काट ना पाया था कि पीछे से एक भेड़िए ने उसकी दुम अपने जबड़े में ले ली। फिर उन 3 भेड़ियों को उस नाग को कैफरे किरदार पहुंचाने में कोई दिक्कत पेश न आई। उल्लू और सांप को खत्म करने के बाद जैसे उनका काम मुकम्मल हो गया, उन चारों भेड़ियों ने अपनी थोतनी ऊपर उठाकर अजीब सी आवाजें निकाली। उसके बाद एक से मत दौड़ लगा दी। उनके आगे निकलते ही बकिया भेड़िए भी उन चारों के पीछे हो लिए। उनके दौड़ने की वजह से रेत उड़ने लगी और फिर वो रेत के बादलों में इस तरह गुम हो गए जैसे वो रेत के बने हुए हों गोया। मोहसिन राव को कुछ मालूम ही न था कि उसकी झोंपड़ी के आगे क्या तमाशा हो चुका है। सुबह का वक्त था, वो गहरी नींद सो रहा था। फिर उसके कानों में वो राहट की सी आवाज़ें आईं। ये कुछ गैर मामूली आवाज़ें थीं। इस तरह की आवाज़ें उसने आज तक न सुनी थी। वो घबरा कर उठ बैठा। फिर जब तक उसके होशो हवास बहाल हुए और वो उठकर झोंपड़ी के दरवाजे पर आने के काबिल हुआ, उस वक्त तक भेड़िए अपना काम दिखाकर जा चुके थे। मोहसिन राव उन दोनों मुहाफिजों का ये हाल देखकर बहुत खुश हुआ। वो फौरन दरवाजे से बाहर निकल आया। दरवाजे के सामने नाग उधड़ा हुआ पड़ा था। उससे आगे उल्लू जमीन पर फैलाए बेजान पड़ा था। दरवाजे से बाहर निकला तो उसने जमीन पर किसी जानवर के पंजों के बेशुमार निशानात देखे और फिर उसकी नजरें राकल पर ठहर गईं। वो रेत में मुंह दिए औंधा लेटा था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके जिस्म पर दांतों के बेशुमार निशानात थे। वो बुरी तरह जख्मी था। उसकी एक टांग घुटने से ऊपर कटी हुई थी। ये सब क्या था? बिका के मुहाफिजों को किसने मारा था? उस शख्स को किसने जख्मी किया था? ये हजारों पैरों के निशानात किस जानवर के थे? ये सुबह ही सुबह कैसे क्या हो गया था? बहरहाल उन मुहाफिजों के मरने की उसे खुशी थी। अब कम से कम वो झोंपड़ी से बाहर तो निकल सकेगा। बेशक वो फरार नहीं होगा, लेकिन झोंपड़ी से बाहर घूम फिर तो सकेगा। मोहसिन राव ने बमुश्किल उस अजनबी शख्स को सीधा किया। तब उसे एहसास हुआ कि वो किस कदर कमजोर हो चुका है। वो चाहता था कि उस बेहोश शख्स को अपनी झोंपड़ी में ले जाए, लेकिन उसे सीधा करने में कितनी दिक्कत पेश आई थी। अब उसे उठाकर या घसीट कर अंदर ले जाना उसके बस का हरगिज रोक न था। फिर उसने सोचा कि झोंपड़ी में से पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे। जब उसे होश आ जाए फिर उसे सहारा देकर झोंपड़ी में ले जाए। वो कदरे तेज चलता हुआ झोंपड़ी में आया। उसने सराही से कटोरे में पानी निकाला और फिर उस अजनबी शख्स के पास पहुंच गया। उसने कटोरे से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारने शुरू किए। साथ ही में वो उसे आवाज़ें भी लगा रहा था, अरे भाई साहब, होश में आओ। बिलाखिर मोहसिन राव उसे होश में लाने में कामयाब हो गया। राकल की आंख खुली तो उसने खुद को रेत पर लेटा हुआ पाया। वो बुरी तरह जख्मी था। जख्मों से टीसें उठ रही थीं। ऊपर आसमान था और उसके सामने एक अजनबी शख्स बैठा था। उसने फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन मोहसिन राव ने उसे उठने से मना कर दिया। वो चाहता था कि वो कुछ देर लेटा रहे ताकि उसे मुकम्मल तौर पर होश आ जाए। कौन हो तुम? मोहसिन राव ने उसे हमदर्दी से देखते हुए पूछा। ये सवाल मैं तुझसे करना चाहता हूँ। राकल ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। मैं एक कैदी हूँ, मोहसिन राव ने उससे बताया। कैदी हो? इस सहरा में? तुझे किसने कैद किया है? बेका ने, मोहसिन राव ने बताया। ओह! राकल ने ठंडा सांस लिया और चुप हो गया। क्या तुम बिका को जानते हो? क्या तू मोहसिन है? राकल ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। मोहसिन राव एक अजनबी शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरत ज़दा रह गया। उसने घबरा कर पूछा, तुम? मैं राकल हूँ। राकल ने अपना तारफ करवाया। ओह! इस मरतबा मोहसिन राव के ठंडा सांस लेने की बारी थी। क्या तू मुझे जानता है? हाँ, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू मेरी दुश्मन जान का भाई है। मोहसिन राव ने उसे गहरी नज़रों से देखा। तू मुझे किस तरह जानता है? राकल ने पूछा। यही सवाल मैं तुझसे करना चाहता हूँ। मुझे बेका ने तेरे बारे में बहुत कुछ बता रखा है और तेरे बारे में सब कुछ मुझे काले चिराग ने बताया था। मोहसिन बोला। काला चिराग? वो एकदम घबरा कर बोला। ओह, गजब हो गया। क्या हुआ? इतना दिन चढ़ाया। मुझे तो सूरज निकलते ही काले चिराग को सरदार गोलाना के सामने हाजिर करना था। ये भेड़िए मुझे कहाँ ले आए? मैं तो समझा था कि ये सरदार गोलाना की फौज है। अरे तो वो बाहर भेड़ियों के पंजों के निशान है। क्या तुझे भेड़ियों ने जख्मी किया है? और क्या बिका के मुहावजों को इन्हीं ने मारा है? हाँ, ऐसा ही हुआ है। बिका यहाँ से काले चिराग को जंजीरों में जकड़कर घसीटती हुई ले गई थी। वो बेचारा तो रास्ते में दम तोड़ गया होगा। वो खबीस इतनी आसानी से मरने वाली चीज़ नहीं। काश वो मर गया होता तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। ये सरदार गोलाना कौन है? काला चिराग सरदार गोलाना का दस्तराज है। सरदार गोलाना को किसी तरह मालूम हो गया कि काला चिराग मेरी कैद में है और उसने बिका को अगवा करवा लिया और बदले में काले चिराग को मांगा। आज सुबह में काले चिराग को उसके हवाले करके अपनी बहन को लिया था, लेकिन अब तो खेल ही बिगड़ गया। उसने मुझे वादा खिलाफ समझ कर जाने कैसे क्या कर डाला होगा। वो बहुत गुस्से वाला हुक्मरान है और एक बड़ी फौज का मालिक है। तो बिका को अगवा कर लिया गया। अब वो सरदार गोलाना की गिरफ्त में है। ये बात मेरे लिए खुशी का बायस है।
तेरे लिए तो खुशी की बात होगी, मेरे लिए नहीं। वो मेरी बहन है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तूने अपनी बहन को कभी ये नहीं सिखाया कि दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए? वो तुझसे मोहब्बत करती है, मोहब्बत में तकलीफ देना हमारे यहाँ जायज़ है, किसी की ज़िंदगी तबाह कर देना ठीक है। तुझे तो बेकार की मोहब्बत पर नाज होना चाहिए। वाह, मेरा सत्यानाश हो गया। और तुझे नाज की सूझी है? उससे कहो कि वो काले चिराग से मोहब्बत की पींगे बढ़ाए, मेरी जान बख्श दे। अब तो खुद उसकी जान खतरे में है, अल्लाह करे कि वो मर जाए। मोहसिन राव के दिल से बददुआ निकली, लेकिन होंठों पर ना आई। फिर उसे अपनी बहन का ख्याल आया, बेगांव से अपने साथ ले गई थी, वो अब कहाँ है? उसके बारे में राकल ने अब तक कुछ नहीं बताया था। मेरी बहन कहाँ है? मोहसिन ने पूछा। कौन, तानिया? राकल ने गहरा सांस लिया। हाँ, वो खैरियत से तो है। मैं नहीं जानता, ये कहकर उसने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? राकल, तू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बस तू यूं समझ कि वो गुम हो गई। गुम हो गई? कहाँ गुम हो गई? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। राकल ने ये कहकर सख्ती से होंठ भींच लिए। तब मोहसिन राव को एहसास हुआ कि राकल जख्मों से चूर है और वो उससे मुसलसल सवाल जवाब किए जा रहा है। उसे राकल को अंदर ले जाना चाहिए और उसके जख्मों का कोई इलाज करना चाहिए। राकल, उठ, मेरे साथ झोंपड़ी में चल, तू शदीद जख्मी है, मोहसिन राव ने हमदर्दी से कहा। राकल ने आंख उठाकर बड़ी ममनूनियत से मोहसिन राव को देखा। उसे उन लम्हों में इंसान की अजमत का एहसास हुआ। ये इंसान ही है जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। उस वक्त यहाँ कोई गैर इंसान होता तो उसके मुंह पर ठोकर मारकर अपना रास्ता लेता। पिता ने एक इंसान से मोहब्बत करके कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब क्या हो सकता था? मामला बहुत आगे बढ़ गया था। मोहसिन राव में जिस कदर ताकत थी, उससे ज़्यादा ताकत सर्फ करके उसने राकल को उठने में मदद दी। फिर वो किसी न किसी तरह उसे झोंपड़ी में ले आया। उसे उठाकर बुरी तरह हाँफने लगा। राकल उसको खामोशी से हाँफते हुए देखता रहा। कुछ देर के बाद जब मोहसिन राव की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने पूछा, राकल, तेरे जख्म कैसे ठीक होंगे? ये जो सामने उल्लू मरा पड़ा है, इसे मेरे पास ला। राकल ने कहा। मोहसिन बाहर पड़े उल्लू को पर से पकड़कर उठा लाया। भेड़ियों ने उसका सर और बाजू चबा डाले थे। ले, मोहसिन राव ने वो उल्लू राकल के नज़दीक रख दिया। अब तो कुछ देर के लिए झोंपड़ी से बाहर चला जा। वो क्यों? मोहसिन राव ने हैरान होकर पूछा। मैं जो अपने जख्मों का इलाज करूंगा वो तू देख नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मोहसिन राव के बाहर जाने के बाद राकल ने अपने हाथों से उस उल्लू का सीना चाक किया और उसके दिल को निकाल कर अपने मुंह में रखा और उसे पान की तरह चिबाने लगा। फिर उसने उल्लू के खून से अपने हाथ भरे और उस खून को जख्मों पर मलने लगा। जब उसने उल्लू का खून अच्छी तरह अपने जख्मों पर मल लिया, फिर उसने आवाज़ दी, आजा मोहसिन। मोहसिन अंदर आया तो अंदाज़ा ना कर पाया कि राकल ने उस उल्लू की लाश के साथ क्या किया है। उसने उल्लू की तरफ इशारा करके कहा, इसे बाहर ले जा, गड्ढा खोद कर गाड़ दे। मेरे पास गड्ढा खोदने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अच्छा ऐसे कर, अपने हाथों से रेत हटाकर छोटा सा गड्ढा बना और फिर उसे रेत से ढक दे। मोहसिन राव ने उसकी हिदायत के मुताबिक उस मरे हुए उल्लू को रेत में दबा दिया और हाथ झाड़ कर खड़ा हो गया। जब मोहसिन राव झोंपड़ी में पहुंचा तो वही देखकर हैरान रह गया कि राकल के जख्म बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कोई आध घंटे के अंदर वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। वो बहुत खुश था, उठकर बैठ गया। राकल को खुश देखकर मोहसिन ने उससे कहा, देख राकल, तुम लोग हमारे दुश्मन हो, लेकिन फिर भी मैंने तेरे साथ दुश्मनों का सलूक नहीं किया। मैं मानता हूँ वो उसका मशकूर था। अच्छा फिर मुझे सच सच क्यों नहीं बता देता? किस बारे में? राकल ने पूछा। तानिया के बारे में। मुझे बता कि वो कहाँ है। राकल ने तानिया का नाम सुनकर एक सर्द आह भरी और खाली खाली नज़रों से मोहसिन को देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। उसने सर झुका लिया। मोहसिन अपने सवाल के जवाब को मुंतजर था, लेकिन राकल ने बड़ी देर तक अपना सर ही ना उठाया। तब राकल ने अपना झुका हुआ सर उठाया और धीरे से बोला, जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। मोहसिन को उसका जवाब सुनकर बड़ी हैरत हुई। उसने सोचा कि मैंने इससे पूछा क्या था और इसने जवाब क्या दिया है। शायद इसका दिमाग चल गया या फिर ये मुझे नहीं बताना चाहता। बहरहाल मोहसिन को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसने उसे मजीद सवाल करना मुनासिब न समझा। मोहसिन, क्या ये मुमकिन है कि तू कुछ देर के लिए झोंपड़ी से बाहर चला जाए? हाँ, क्यों नहीं? मोहसिन ने खड़े होते हुए कहा, लेकिन बात क्या है? जब तू थोड़ी देर के बाद वापस झोंपड़ी में आएगा तो तुझे इस बात का जवाब खुद ब खुद पता चल जाएगा, राकल ने कहा। मोहसिन उसके कहने पर झोंपड़ी से बाहर निकल गया। फिर वह घूमकर झोंपड़ी के पीछे चला गया। कुछ देर वहां खड़ा रहने के बाद जब वो वापस आया और उसने अपनी झोंपड़ी में कदम रखा तो हैरान रह गया।